हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक रचना के प्रणयन में रचनाकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। कुछ रचनाओं में एक उद्देश्य रहता है तो कुछ में एक से अधिक। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक उद्देश्यपूर्ण हैं। अपने नाटकों के उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए प्रसाद ने विशाख की भूमिका में लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्राकांड घटनाओं का दीर्घ दर्शन करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है और जिन पर कि वर्तमान साहित्यकारों की दृष्टि कम पड़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रसाद के नाटकों का प्रथम उद्देश्य भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण किंतु अप्रकाशित अंशों का चित्रण करना है। प्रसाद द्वारा प्रणीत चंद्रगुप्त एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है। इसमें नाटककार ने भारतीय इतिहास के मौर्य काल का चित्रण करते हुए एक और इतिहास के अप्रकाशित अंश को प्रकाशित किया है तो दूसरी ओर प्राचीन संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार प्रसाद जी जिस प्रवृत्ति और उद्देश्य को नाटक निर्माण में तल्लीन हुए थे, उनका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त नाटक में प्रयुक्त होता है। चंद्रगुप्त नाटक के अनेक उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीयता का संदेश। चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम उद्देश्य राष्ट्र प्रेम है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में इस नाटक में तत्कालीन इतिहास को राष्ट्रीयता के ढांचे में ढालने का सफल प्रयास किया गया है। प्रेमचंद ने इस नाटक में भारतीय अतीत का गौरव गान करते हुए राष्ट्रीयता का अमर संदेश दिया है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, कल्याणी और मालविका आदि पात्रों के माध्यम से नाटककार ने अपने उद्देश्य को साकार किया है। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त का कर्षण है कि उनके नाटक एक और अतीत की स्वर्णिम झांकी देकर हमारी सोई हुई राष्ट्रीय भावना को जागृत करते हैं, अतीत के प्रति गौरव जगाकर हम में आत्मविश्वास जगाते हैं और दूसरी ओर अतीत की समस्याओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख यथासंभव उनका समाधान भी देते हैं। हमें चेतावनी देते हैं कि हमारी भूलों को ना दोहराएं। वह वर्तमान की विभीषिकाओं और विषमताओं से भागकर अतीत के सुखद विश्रांतिमय गोद में नहीं बैठे हैं। इसके विपरीत उन्होंने अपने नाटकों द्वारा अतीत के पटल पर एक स्वतंत्र और संगठित राष्ट्र की योजना रंगने का प्रयास किया है। चंद्रगुप्त नाटक में एक देश एक राष्ट्र का संदेश है। वास्तव में चंद्रगुप्त में नाटककार ने एक और विलासी व अयोग्य राजा नंद के विनाश द्वारा उत्तम शासन व्यवस्था पर बल देकर अपने राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित किया है, तो दूसरी ओर यवन वाहिनी को परास्त करके तथा उसके साथ मैत्री स्थापित करके अपने व्यापक प्रेम का परिचय दिया है। नाटककार ने अतीतकालीन भारतीय संस्कृति का वर्णन करते हुए
वर्तमान को सुखद बनाने की प्रेरणा दी है तथा देश के लिए मर मिटने का अमर संदेश भी दिया है। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त और सिंहरण से कहते हैं, मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यव्रत का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। सिंहरण अपने देश प्रेम को व्यक्त करते हुए कहता है, मेरा देश मालव नहीं गंधार भी है, यदि यही क्या समग्र आर्यवत है। अलका भविष्यवाणी करती हुई कहती है, जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उसका पतन असंभव है। अलका अपने देश प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करती है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं। इस प्रकार सभी पात्र देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही नाटककार ने चंद्रगुप्त के माध्यम से अपने देश प्रेम को साकार करते हुए राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। चंद्रगुप्त नाटक का दूसरा उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। चंद्रगुप्त नाटक का दूसरा उद्देश्य भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना है। प्रसाद ने ग्रीक और भारतीय संस्कृति का संघर्ष चित्रित करके अंत में भारतीय संस्कृति की विजय दिखाई है। सिंहरण और चंद्रगुप्त के चरित्र के माध्यम से एक और भारतीयों की वीरता, साहस, निर्भीक, दृढ़ संकल्प आदि का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर भारतीय मानवता पर प्रकाश डाला है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त और सिंहरण को समझाते हुए कहते हैं, तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को आश्वासन देते हुए कहता है, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। गुरुदेव, यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ ना कर सकेंगे। इस प्रकार गुरु शिष्य के वार्तालाप द्वारा नाटककार ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित की है। भारतीयों के गुणों पर प्रकाश डालता हुआ चंद्रगुप्त सिल्यूकस से कहता है, भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। इस प्रकार आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। आचार्य चाणक्य के माध्यम से ब्रह्मांड धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के साथ साथ श्रेष्ठ गुरु की महानता का भी उल्लेख किया गया है। आचार्य चाणक्य निर्भीकतापूर्ण आंबिक से कहते हैं, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। नंद के दरबार में पहुंचकर नंद द्वारा अपमानित किए जाने पर भी चाणक्य राक्षस से स्पष्ट कहता है, यदि अमात्य ने ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्रह्मांड ही कर सकता है। मगध के बंदी गृह में वर रुचि के समझाने पर चाणक्य उसकी भर्त्सना करते हुए कहते हैं, विक्षोभजीवी ब्राह्मण, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। नंद के विरुद्ध खड़ा होने के लिए जब चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं तो पर्वतेश्वर इसका विरोध करता है, परंतु चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। इस प्रकार चंद्रगुप्त में सर्वत्र ब्राह्मणों का महत्व प्रदर्शित किया गया है।
चंद्रगुप्त नाटक का तीसरा उद्देश्य है युगीन समस्याओं का चित्रण और समाधान। युगीन समस्याओं का चित्रण और समाधान चंद्रगुप्त नाटक का एक उद्देश्य है। इसमें नाटककार ने अनेक समस्याओं जैसे राज्यों में पारस्परिक वैमनस्य, देशवासियों का शत्रु समर्थन, राजा की विलासिता, धार्मिक संघर्ष और वर्णाश्रम कलह आदि को उठाया है और उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। राज्यों के पारस्परिक वैमनस्य को नाटक के प्रारंभ में सिंहरण के शब्दों में व्यक्त किया गया है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष जर्जर है। आंभिक द्वारा यवन पक्ष का समर्थन कराकर नाटककार ने देशवासियों की कायरता, गद्दारी आदि का चित्रण किया है। अलका भाई के कुकर्मों के परिणाम की ओर इंगित करती हुई पिता गंगाधर नरेश से कहती है, कुलपुत्रों के रक्त से आर्यव्रत की भूमि सींचेगी। दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी महाराज। आर्यव्रत के सब बच्चे आंभिक जैसे नहीं होंगे। वह इसकी मान, प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। सब बचे हुए शतांग वीर गंधार को भारत के द्वार राक्षस को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उनमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। नंद की विलासिता द्वारा शासक की अयोग्यता सिद्ध की गई है। राक्षस और चाणक्य के संघर्ष द्वारा बौद्ध व ब्राह्मण धर्म का संघर्ष चित्रित किया गया है और नंद चाणक्य के विवाद द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय कलह का चित्र अंकित किया गया है। अंत में सत असत के संघर्ष में सत की विजय दिखाकर विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें चौथा है नैतिक शिक्षा। चंद्रगुप्त नाटक द्वारा नैतिक शिक्षा देना भी नाटककार का एक उद्देश्य रहा है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण और अलका के चरित्रों के माध्यम से नाटककार ने भारतीयों को नैतिक शिक्षा दी है। सिल्यूकस चंद्रगुप्त की व्याघ्र से रक्षा करता है, इसलिए वह उसके प्राण नहीं लेता। वह उससे पूछता है, यवन सेनापति मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है तुम्हारा जीवन। सिकंदर के घायल हो जाने पर सिंहरण सिल्यूकस के युद्ध ना करके सिकंदर की सेवा का आदेश देता है। सिंहरण कहता है, यवन दुस्साहस ना कर, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है। ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो। चंद्रगुप्त द्वारा कार्नेलिया की रक्षा आदि का उदाहरण नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। पांचवा है छात्र धर्म की महत्ता। प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में छात्र धर्म की महत्ता भी प्रतिपादित है। अभिप्राय यह है कि उन्होंने क्षत्रिय धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसकी महत्ता भी सिद्ध की है। आचार्य चाणक्य नंद से स्पष्ट कहते हैं, समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हों। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को नंद के विरुद्ध खड़ा होने की बात कहते हैं तो पर्वतेश्वर इसका विरोध करता है, परंतु आचार्य चाणक्य उसे समझाते हैं। आर्य क्रियाकलापों का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलत्व मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। बुद्धों के प्रभाव में आने से इनके स्रोत संस्कार छूट गए हैं, परंतु इसके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, वह आगे भी क्षत्रिय धर्म की व्याख्या करते हुए पर्वतेश्वर से कहते हैं, ब्राह्मण भगत को क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए
मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। क्षात्र धर्म की कठोरता सिद्ध करते हुए चंद्रगुप्त सिल्यूकस से कहता है, स्वागत सिल्यूकस, अतिथि की सी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते, परंतु क्षात्र धर्म बड़ा कठोर है। इस प्रकार प्रसाद ने संपूर्ण नाटक में क्षत्रिय धर्म की प्रतिष्ठा की है। छठा है आध्यात्मिकता की प्रेरणा। चंद्रगुप्त के अंत में नाटककार ने आध्यात्मिकता की प्रेरणा दी है। वैसे भी भारतीय संस्कृति में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विशेष महत्व है। प्रसाद की विशेषता है कि वह अपनी कृति के अंत में समरस होने की प्रेरणा अवश्य देते हैं। आचार्य चाणक्य, जो चंद्रगुप्त नाटक के कर्णधार और राजनीति के सूत्रधार हैं, अंत में ब्रह्म में लीन होने के लिए दांड्यायन के तपोवन में पहुंच जाते हैं। तपोवन में पहुंचकर सभी को आनंद की प्राप्ति होती है। स्वाफिनी राक्षस से कहती है, आर्यों का तपोवन इस राग द्वेषों से परे है। वहाँ चाणक्य को ब्रह्मलीन देखकर राक्षस को आश्चर्य होता है, परंतु सुवासिनी समझती है यही तो ब्राह्मण है कि महत्ता है राक्षस। यूँ तो मूर्खों की निवृत्ति भी प्रवृत्ति मूलक होती है। देखो, यह सूर्य रश्मियों का सा रस ग्रहण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है। यह देखकर राक्षस के मन का कालुष्य, ईर्ष्या और द्वेष सब समाप्त हो जाता है। वह कहता है, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महात्मा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूं और क्षमा मांग लूं। ध्यानस्थ चाणक्य जब आँख खोलता है तो उन्हें आभास होता है कि मुख्य वस्तु आज सामने आई। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। देव, आज मैं धन्य हूँ। वास्तव में जिसे प्रभु के अनंत शक्ति का आभास हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। महात्मा दंडयायन यही तो कहते हैं, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको यह नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। चंद्रगुप्त के पिता ध्यानस्थ चाणक्य का वध करना चाहते हैं, परंतु वह सफल नहीं हो पाए। चंद्रगुप्त उनके इस कर्म की निंदा करता है, परंतु चाणक्य क्षमा कर देते हैं और अंत में उन्हें भी अपने मार्ग का अनुयायी बनाते हुए कहते हैं, काषाय ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, चलो अब हम लोग चलें, कहकर उन्हें अपने ही साथ ले जाते हैं। इस प्रकार नाटककार ने महात्मा दंडयान और आचार्य चाणक्य के माध्यम से ब्रह्म शक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है, अतः आध्यात्मिकता का संदेश भी दिया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना चंद्रगुप्त नाटक के उद्देश्यों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।